जय हिंद दोस्तों। आज हम 4 मार्च 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हमारी न्यूज़ है बायोफ्यूल को लेकर। हमारी न्यूज़ क्या है तो भाई इंडिया बायोफ्यूल में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। तो भाई फर्स्ट और सेकंड कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें यही आएगा, राइट। तो फर्स्ट है हमारा यूएसए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट यूएसए एंड सेकंड है ब्राज़ील। शायद उधर ऑप्शन में आए तो हमें शायद ब्राज़ील ना आए, हम सोचेंगे कि भाई सेकंड चाइना होना चाहिए या फिर कोई यूरोपियन कंट्रीज होनी चाहिए, बट नहीं, ये ब्राज़ील है और इंडिया थर्ड पे आता है। ओके। जो बायोफ्यूल्स है उसको हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है लिक्विड बायोफ्यूल, एक है गैशियस और एक है सॉलिड। ठीक है, लिक्विड सॉलिड गैस सिंपल। हमने टारगेट रखा था कि भाई 2030 हमारा जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है उसको हम E20 करेंगे, पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे 20%। बट वो हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। अप्रोक्सीमेटली हम 19.6% तक पहुंच गए, मतलब 20% ही हो गया। तो 5 साल पहले हमने ये टारगेट को अचीव कर लिया है। ग्रेट। अभी बायोफ्यूल पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारी होता है कि भाई बायोफ्यूल होता है क्या। तो देखो, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, आप दोनों को तोड़ दीजिए। बायो प्लस फ्यूल। बायो स्टैंड्स फॉर बायो मास। तो जो भी फ्यूल हमें बायोमास से मिल पाए वो हमारा होएगा बायोफ्यूल। अब ये बायोमास अलग अलग कैटेगरीज के हो सकते हैं। इन सबको हमने टोटल 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि भाई जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है वो एडिबल बायो सोर्सेज से आ रहा है। ये मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देख लीजिए। नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये देख ले यहाँ पे कि भाई एडिबल बायोमास आ रहा है, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, बीट, राइस ब्रैन, कुछ भी हो सकता है। फिर सेकंड जनरेशन आता है जो कि नॉन एडिबल बायोमास होता है, जैसे कि वुड, ग्रास, स्ट्रो या फिर कोई वेस्ट हो हमारा। थर्ड जनरेशन में हम एल्गी के थ्रू, एल्गी का जो भी बायोमास होता है उसका यूज करते हुए बायोफ्यूल बनाते हैं। और लास्ट फोर्थ जनरेशन में हम कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसका यूज करते हुए बनाते हैं। और इसमें केमिकल प्रोसेसेस भी हो सकती है। ठीक है, इन शॉर्ट जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि कौन से प्रोसेस हम पायरोलिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक्चुअली प्रोसेस लिखा है, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए इधर, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए कि किससे ले रहे हैं हम। तो भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी चीज़ है उसका। ठीक है। ओके। अब ये जो भी बायोफ्यूल्स आते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट है? यस, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया है। कि एक बार नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से पूछा हुआ था। अगेन उसमें यही बात चल रही थी कौन से जो भी मटेरियल है वो इंक्लूडेड है। दूसरी बार डायरेक्ट मटेरियल 2024 में पूछ लिया था कि भाई इसमें से कौन से जो नीचे बताए गए हैं वो उससे हम फ्यूल बना सकते हैं। फिर एक बार उनकी प्रोसेसेस से पूछ लिया था कि भाई ये जो बायोफ्यूल हम बना रहे हैं इसमें कौन सी प्रोसेस हमें लगती है। तो अप्रोक्सीमेटली 3-4 बार पूछा गया है लास्ट 5 ईयर्स में। ओके। अब ये प्रोसेसेस कौन-कौन सी होती है? देखो, ऑलमोस्ट तो आपने शायद मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी कुछ हमने नई-नई डाल दी है जो शायद आपको दिखने ना मिली हो। तो देखो, ये बायोमास है। बायोमास को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, मतलब जो भी प्रोसेसेस है उसको, उसकी प्रोसेसेस को। एक है थर्मोकेमिकल और दूसरा है बायोकेमिकल। ओके। थर्मोकेमिकल जब हम देखते हैं तो हमें 3-4 चीज़ देखने को मिलती है। भाई कंबशन कर देना, मतलब किसी को भी जला देना। फिर गैसिफिकेशन कर देना, अगेन जला देना, गैस बना देना। फिर होता है पायरोलिसिस। भाई पायरोलिसिस मतलब कोई भी प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ना, मतलब कंबशन वम्बशन चल रहा है, ये जो होता है ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट O2। फिर आता है हमारा लिक्विफिकेशन। क्या लिक्विफिकेशन में ऑक्सीजन होगा? यस, ऑक्सीजन होगा। बट अगर हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। मतलब ये दोनों हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर है बायोकेमिकल्स, और हाँ, एक और मेथड आती है फिशर ट्रॉश कैटालिसिस। अभी देखो, इसमें कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिए कि ये एक बायोफ्यूल बनाने की मेथड है। दैट्स इट। क्योंकि अंदर जान के हमें कुछ मतलब है नहीं, वो केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा, इतना काफ़ी है। ओके। फिर बायोकेमिकल में देखते हैं तो भाई एक्सट्रैक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ट्रांसस्टेरिफिकेशन, यस वो बेटर, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। फिर हाइड्रोलिसिस, उससे फिर होता है फर्मेंटेशन। फिर है प्री ट्रीटमेंट। ये सारे के सारी हमारी मेथड्स हैं जिसका यूज करते हुए हम बायोफ्यूल बनाते हैं फ्रॉम बायोमास। ओके। अब इसमें से क्या क्या आउटपुट हमारा निकल सकता है? तो भाई टार निकल सकता है, कार निकल सकता है, बायो ऑयल, गैस, बायोथेनॉल, बायोफ्यूल एसेट्रा। अभी मेन मेरा पर्पस यही था कि मैं टार और कार को यहाँ पे जोड़ दूँ, क्योंकि शायद यूपीएससी पूछ ले, 2 बार उसने प्रोसेस पूछ ली है।
जो चीज़ें हम करते हैं वो पूछ लिया है कि कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। हो सकता है कभी वो आउटपुट पूछ ले। तो अगर ये टार आएगा ना, टार या कार, आपको देयर इज़ हाई चांसेस कि हमें वो गलत लगेगा, क्योंकि टार यूजुअली ना बुरी चीज़ होती है। तो हो सकता है कि हमें गलत लगे, बट ये होता है, ठीक है? ओके, तो अब से आप इसको याद रखोगे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। आपको बस इतना ही पूछा जाएगा कि ये प्रोसेस में क्या होता है, या फिर ये जो प्रोसेस बताएगी वो क्या काम आती है, दैट्स इट। ओके, चलिए वापस आ जाइए। इन शॉर्ट फ्यूल बनता है, ठीक है? वो तो ठीक है ना, वो तो आपको पता है। हाँ, ये भी देख लीजिए, ये वन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने आपको बता दिया। सिग्निफिकेंस क्या होंगे, तो हमारी बहुत बड़ी डिमांड है एनर्जी की, वो फुलफिल हो सकेगी, राइट? फिर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम बायोमास का यूज़ करते हुए इसको बना रहे हैं, तो अच्छी बात है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी फुलफिल होगी, हमारा 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंजेस इसके थ्रू हो रहा है, तो वो कम हो जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी की हम बढ़ेंगे, क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ हम कर पाएंगे, यस। फिर रूरल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि फार्मर्स के पास एक एडिशनल इनकम का सोर्स हो जाएगा। अभी चैलेंजेस क्या क्या है, तो भाई फीड स्टॉक का चैलेंज है। अगर हम इसको बायोमास में यूज कर देते हैं, तो जो हमारा लाइव स्टॉक्स है उसको भाई हम फीड क्या करवाएंगे? चलो वो तो ठीक है, पर इन शॉर्ट भी जो फीड स्टॉक है, इनके लिए यूज करने के लिए स्टॉक है, वो हमारे पास इतने नहीं होते हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल है, कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और फंडिंग ऑफ कोर्स, पैसा तो कभी होता ही नहीं है हमारे पास। ओके, इनिशिएटिव क्या क्या है जो हमने लिए हैं, तो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, जिससे क्वेश्चन आ चुका है। फिर प्रधानमंत्री जीवन है, जैव उर्वरक योजना जैसा कुछ है। यस, इट स्टैंड फॉर जैव ईंधन वातावरण अनुकूल, क्या था, एन फॉर अनुकूल, अनुकूल फसल निवारण, या निवारण ऐसा कुछ है। इन शॉर्ट, जो हमारी फसल होती है ना, उस फसल का यूज करना होता है, दैट्स इट। फिर है गोवर्धन स्कीम, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। फिर सतत स्कीम है, जो कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात करता है, यूजिंग कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी। ओके, डन है। ये सारी स्कीम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर पीवाईक्यू का कोई चीज पार्ट है, और तो आपने ध्यान से करनी है, क्योंकि चांस होते हैं कि वो फिर से पूछी जाए, और पूछी भी जाती है, हमने देख लिया है, राइट, ऑलरेडी। ओके, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। देखो, जल्दी से इसको खत्म करेंगे, ये मेन से रिलेटेड है आर्टिकल। इसमें क्या बोला है कि जो वुमन ज्यादातर जो क्रेडिट लेती थी, क्रेडिट लेते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 3x, 3 गुना बढ़ चुका है 2019 से 2024 में। क्रेडिट क्यों लेते हैं, उधार क्यों लेते हैं? अपने बिजनेस के लिए, धंधे को आगे बढ़ाने के लिए, बस। अभी जितना भी हम टोटल वुमन बोरोवर्स है ना, उसमें से जो 60% है वो अर्बन या फिर सेमी अर्बन रीजन में सॉरी, रूरल या फिर सेमी अर्बन रीजन में रहते हैं। रीजनल स्टेटस देखें तो भाई साउदर्न स्टेट्स में ज्यादा क्रेडिट ले रही है वुमन कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। फिर अवेयरनेस भी राइज की गई है, क्योंकि 27 मिलियन बोरोवर्स है वुमन, जिन्होंने अपना क्रेडिट स्कोर चेक किया है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि अगर कोई आप लोन ले रहे हो, तो कितने टाइम में वो आप लोन को चुका दे रहे हो। अगर आपको कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है, आपका टाइमली ईएमआई जा रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो होगा ना, वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर ये ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, और अगर डाउन स्कोर है आपका, तो इन फ्यूचर आपको कोई लोन लेनी है, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा कुछ है, तो आपको नहीं मिल सकता है, मतलब दिक्कत से मिलेगा। अगर वुमन ये चेक कर रही है, उसका मतलब क्या है, उनको ये बात की अवेयरनेस है, फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी आ रही है। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है वुमन बोरोवर्स के पास? सबसे पहला है क्रेडिट अवर्जन। वुमन खुद थोड़ा-सा दिक्कत महसूस करती है पैसे लेने के वक़्त। उनको डर लगता है कि हम चुका तो पाएँगे ना, कि या फिर जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, कैसे ये प्रोसेस हो पाएगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। फिर है पुअर बैंकिंग एक्सपीरियंस। कई बार जब वुमन लेने जाते हैं, तो उनको जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो काफ़ी अप्रिशिएटिंग नहीं होता है, तो इसीलिए भी दिक्कत होती है। फिर लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है, वुमेन के लिए का कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाई हुई है जिसको वो सपोर्ट कर रही हो डायरेक्टली? डेफिनेटली नॉट। इसलिए 79% जितनी वुमेन है, वो अपना बिजनेस सेल्फ फाइनेंस करती है, मतलब कि खुद पैसे देती है। तो सोचिए, उसका मतलब क्या है कि सिर्फ 21% को ही किसी ना किसी से सपोर्ट मिल रहा है। और इसमें भी डेटा क्या है कि ओनली 70%, सॉरी, 7% एमएसएमई जो है, उनको क्रेडिट मिला हुआ है, जो कि वुमेन के द्वारा चल रहे हैं। अभी ये जो डेटा है ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे डेटा है। अगर आप नोट करना चाहो तो कर लीजिए, 79%, 7% ईज़ी रहेगा। और लिखोगे क्या? कि भई एज़ पर नीति आयोग। ये बाकी को आप इग्नोर कर सकते हो। डायरेक्ट आप नीति आयोग लिख दो। बैरियर्स क्या-क्या है क्रेडिट रेडीनेस के? तो इवन वुमन खुद भी लोन लेने जाती है, तो जो उनकी क्रेडिट गारंटी है, वो प्रोवाइड करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जैसे कि ओनली 22% वुमन लेड
कलेक्टिव एंटरप्राइजेस आर क्रेडिट रेडी, कि भाई बाकी हम अगर ये डिफॉल्ट होते हैं तो हम उनका पैसा दे देंगे। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, आर नॉट क्रेडिट रेडी। ओके, 22% जितने हैं वो क्रेडिट रेडी नहीं है, जो भी एंटरप्राइजेस चलती है। देखो इनके लिए ना एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने चीज की हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसका हमने लिंकेज कर दिया है बैंक के साथ। और ये शायद जो लिंकेज किया था ना, वो शायद नाबार्ड या फिर आरआरबी ने किया हुआ था, मुझे याद नहीं है, दो में से कोई एक ही है, नाबार्ड या फिर आरआरबी। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इससे शायद क्वेश्चन भी आ चुका है। एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसको कौन करवाया था? तो नाबार्ड करवाया था या फिर आरआरबी, ज्यादातर चांसेस नाबार्ड के हैं। ये क्यों करवाया था? ताकि जो भी वुमेन्स हैं उनके रिलेटेड जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसको हम बढ़ा पाए, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या क्या है इसको ठीक करने के लिए? तो भाई एक्सेस वुमेन को बिजनेस की लोन मिल पाए उसको बढ़ा देना है। जेंडर इंटेलिजेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेके आना है ताकि उनको भी पता चले कि भाई कैसे करवाना है, उनको जो अवर्जन है वो ना रहे। फिर रीइमेजिन करना है क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, ये रिस्क जो था वो असेस नहीं हो रहा था उसको करो, एआई का यूज कीजिए, कुछ भी कीजिए। फिर क्रेडिट रेडीनेस को आप बढ़ाइए। अभी देखो क्रेडिट रेडीनेस नहीं थी तो उसको बढ़ाइए। हमेशा जो रिकमेंडेशन होती है, आप एग्जाम में भी अगर लिखने जाते हो तो जो आपने चैलेंजेस लिखे ना उसका ही उल्टा कर दीजिए, बस ऑपोजिट। कुछ पता हो या ना हो ये तो कर ही सकते हो आप। हाँ, कायदे से आपको नॉलेज है तो अच्छा ही पॉइंट लिखना है, बट अगर नहीं है सिर्फ उसका उल्टा कर देना है, दैट्स इट। क्योंकि रिकमेंडेशन है ना, रिकमेंडेशन हमेशा क्या होती है, जो चैलेंजेस है उसको हमें सुधारना है, सिंपल। चलिए अभी आगे देखते हैं। एक काम कीजिए, सबसे पहले ना हम ये देख लेते हैं, नीचे जो एक छोटी सी शॉर्ट न्यूज थी उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसका मैंने बड़ा डाला हुआ है। यस, सोमनाथ टेम्पल। तो जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सोमनाथ मंदिर में प्रेयर विजिट की है, प्रेयर का ऑफर किया था, इसलिए न्यूज में था। ओके, सबसे पहले कहा, अभी देखो इससे पीवाई क्यों आ चुका है। कौन से साल में? शायद ना 2021 या फिर 2020 में आया हुआ था। डायरेक्ट सोमनाथ मंदिर के ऊपर क्वेश्चन था। कहाँ पे पड़ता है ये? तो प्रभास पाटन के पास में वेरावड़ करके है, वहां पे ये पड़ता है। और ये है कहाँ पे भाई? तो ये गुजरात के अंदर है। ओके, ये फर्स्ट हमारी जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उसमें ये फर्स्ट है। ओके, ये कौन से एरिया में पड़ता है? उसके बाजू बाजू क्या है? तो ये त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी मतलब 3 नदियां यहाँ पे मिलती है, एक कपिला, हिरन और सरस्वती। क्या ये सरस्वती और जो है प्रयाग वाली सरस्वती एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है। हिरन, कपिला, सरस्वती। और ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे। ये मंदिर किसने बनाया हुआ था? तो भाई चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ने बनाया, सॉरी चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया हुआ था, इन चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अभी देखो कायदे से इनको किसने बनाया हुआ था ये सोमनाथ टेम्पल को? तो कुछ भी नहीं पता है। ऐसा हम मानते हैं कि भाई सबसे पहले इस टेम्पल को बनाया गया था सोमराज के द्वारा। सोम मतलब जो मून है हमारा, वो सोमराज मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के द्वारा इनको बनाया गया था इन सतयुग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है सोम। सोम स्टैंड्स फॉर मून। फिर भाई हम मानते हैं कि आगे, और ये सतयुग की बात थी, ठीक है। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ क्योंकि उल्टा सुल्टा कोई भी क्वेश्चन आता हो ना तो आपको आता हो वो। फिर आगे हम जाते हैं, सतयुग के बाद अपना जो कृष्णा थे, पहले ये देख ले, रावण, रावण ने इसे बनाया था इन त्रेता युग, ठीक है। फिर कृष्णा ने इनको बनवाया था। रावण ने ना सिल्वर में बनाया हुआ था, ऐसा बोला जाता है कि चांदी में बनाया था। फिर कृष्णा ने बनाया था इन द्वापर युग, ठीक है। आप ये युग इग्नोर कर सकते हो। ऐसा बोला जाता है कि कृष्णा ने शायद इसको वुड में बनाया हुआ था। फिर एक्चुअली यहाँ पे जो हम बात चल रहे हैं चालुक्य, उसमें बनाया गया था भीमदेव के द्वारा। फिर भाई चुड़ासमा एक डायनेस्टी चली थी गुजरात के अंदर, उसके एक राजा थे महिपाल, उन्होंने बनाया था। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन क्या है, चालुक्य स्टाइल है और वही आपको याद रखना है। पर पूछा जाए किसने बनाया था, तो ऑप्शन में ज्यादातर चांसेस है कि आपको डायरेक्ट दिया गया था, भीम दिया जाएगा, ठीक है। भीमदेव और भीमा दोनों एक ही चीज है। इन शॉर्ट ये बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ था, ठीक है। चलिए अभी चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में बात की गई है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाइए। देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इसके टेम्पल ही इंक्लूड किए हुए हैं। तो ये हमारा अगर इंडिया जाता है, ठीक है, जो नॉर्थ में हमारा चला हुआ है वो है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। और जो साउथ एरिया में चला हुआ है वो है हमारा वेसर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। पर ऐसा तो नहीं है ना कि परफेक्ट कोई बॉर्डर खींची हुई है, इसीलिए जो दोनों का मिक्सचर होता है, अच्छा सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे आता है हमारा द्रविड़, ठीक है। और जो दोनों का मिक्सचर है उसको हम वेसर बोलते हैं। ये बाजू में वेसर लिखा हुआ है इसलिए।
तो दोनों का मिक्सचर जो है वो वेसर स्टाइल है, ठीक है। नागर के अंदर भी बहुत सारी स्टाइल्स आती है, उसकी सब स्टाइल्स, और द्रविड़ के अंदर भी बहुत सारी उसकी सब स्टाइल्स आती है, और एट द सेम टाइम वैसर के अंदर भी बहुत सारी सब स्टाइल आती है, ठीक है। इसी वैसर के अंदर एक जो सब स्टाइल है वो है अपना चालुक्यन सब स्टाइल, ठीक है, चालुक्य स्टाइल। ये जो चालुक्य है ना, उनको हम सोलंकी भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है चालुक्य जो चालुक्य नाम कैसे पड़ा हुआ है, तो भाई शिवजी जो है ना, शिवजी ने अपने जो हम बोलते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, तो वैसे अपने चुल्लू में पानी लिया हुआ था, और उससे जो ओरिजिन हुए, मतलब शिवजी के चुल्लू से जो ओरिजिन हुए, चुल्लू मतलब चालुक से जो ओरिजिन हुए, वो चालुक से ओरिजिन होने वाली जो डायनेस्टी बनी वो चालुक्य बने, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसे उनका ओरिजिन था, इसीलिए उनका नाम चालुक्याज है। फिर वो चालुक्य से सोलंकी हो गया जब गुजरात बाजू जो आ गए। ओके, ये वैसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। ये नागर और द्रविड़ दोनों का हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, यहाँ पे देखना। उसमें बहुत सारे टेम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो हमने यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए विरूपाक्ष टेम्पल, पतडक्कल। अभी देखो ये पतडक्कल में पड़ता है विरूपाक्ष। एक विरूपाक्ष है ना, वो अपना देवराय टू ने बनाया हुआ था, देवराय टू। और किसने बनाया था भाई? लंकन दानदेश ने बनाया था, लंकन दानदेश। वो विरूपाक्ष अलग है और ये विरूपाक्ष अलग है। इसको मैं सेव कर लेती है, लिख देता हूँ यार, वरी कंफ्यूज ना हो आप। ये देख लेना, ठीक है। विरूपाक्ष हम्पी में जो है वो लंकन दादेश ने बनाया था देवराय टू के दौरान। ये कौन सी डायनेस्टी? देवराय देवराय मतलब विजयनगर डायनेस्टी, ठीक है, विजय नगर। और ये जो है वो दूसरा है, नाम सेम है बस, विरूपाक्ष टेम्पल। ओके, ये पत्तडक्कल में पड़ता है। ये इंस्पायर्ड है कैलाशनाथ टेम्पल से, जो कि कांचीपुरम में बना हुआ है। इसको किसने बनाया था? तो क्वीन लोका महादेवी ने बनाया हुआ था। ओके, सिर्फ आपको याद यही रखना है, विरूपाक्ष टेम्पल चालुक्य द्वारा है और लोका महादेवी ने बनाया था, ठीक है। फिर एक हमारा आता है मल्लिकार्जुन टेम्पल, जो और काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि अगेन पत्तडक्कल में है, और ये भी चालुक्याज ने बनाया हुआ था। बस इतना ही याद रखना है, काफी है। फिर आपका है पापनाथ टेम्पल, पापनाथ। ये इसको मुक्तेश्वर भी बोला जाता है, मुक्तेश्वर टेम्पल। ये भी चालुक्याज ने बनाया हुआ था। बस आप ये सिर्फ इतना ही नाम याद रखोगे, वो काफी रहेगा। अभी एक काम करो, मैं आपको ना दूसरा भी छोटा छोटा बता देता हूँ, जो चालुक्याज के साथ इंपॉर्टेंट है। एक ही सेकंड। हिस्ट्री चालुक्याज, ये देखिए चालुक्याज भाई। तो चालुक्याज और बादामी, चालुक्याज ऑफ बादामी मतलब अभी जो हम पढ़े वो वही पढ़े, जो कर्नाटका के एरियाज में है, कर्नाटका महाराष्ट्र और उस वाले एरियाज में है, वो चालुक्याज और बादामी है। ये साउदर्न और जो अपना नॉर्दर्न है, द्रविड़ और नागर दोनों का ब्लेंड है। इनको इनोवेशन क्या है? तो ये फ्यूजन आर्किटेक्चर है, ठीक है। फिर रॉक कट केव्स इनकी बहुत फेमस है, जो कि सॉफ्ट स्टोन से बनती है। डेफिनेटली अगर रॉक को कट कर रहे हैं तो रॉक सॉफ्ट तो होना ही चाहिए। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात करें तो फ्री स्टैंडिंग स्टोन टेम्पल इनकी ये इनमें पायोनियर थे, काफी प्रशंसनीय थे। फिर जो रॉक कट टेम्पल्स एट बादामी है, ठीक है, अगर आप पूछा जा सकता है कि भाई बादामी केव्स जो है उसमें रहे हुए टेम्पल किन्होंने बनाए हुए हैं, तो भाई चालुक्याज ने बनाए हुए हैं, ठीक है। या फिर बादामी केव्स किस डायनेस्टी से कनेक्टेड है? तो चालुक्याज से कनेक्टेड है। जो बादामी है, जाकि वातापी जो है, उन सब की केव कहाँ पे पड़ती है हमारी? तो कर्नाटका के अंदर पड़ती है। मेजरली 4 केव्स है इसके अंदर, रॉक कट टेम्पल्स जिसके अंदर बनाए हुए, केव 1 2 3 4। 1 के अंदर लॉर्ड शिवा का टेम्पल पड़ता है, जहाँ पे हमने 18 आर्म डांसिंग नटराज को बताया हुआ है इन 81 डांसेस पोज। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नटराज से क्वेश्चन आया हुआ है, बट वो नटराज थे चोला डायनेस्टी वाले, इधर से नहीं आया हुआ है। और ना ही बादामी केव से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो आप याद रखोगे। फिर केव नंबर 2 आती है, जो कि विष्णु केव है, जहाँ पे विष्णु के वराह अवतार, बोर इनकारनेशन को बताया गया है। साथ ही साथ वामन अवतार तो बताया गया, मतलब डाफ इनकारनेशन। बोर मतलब जो अपना पिग होता है ना, वो पिग का अवतार, और जो ड्वार्फ मतलब एकदम छोटू सा अवतार, एकदम छोटी साइज, ठीक है। तो उन दोनों को बताया गया है। केव नंबर 3 लार्जेस्ट केव है, जहाँ पे अगेन विष्णु को बताया गया है, और ये त्रिविक्रम केव है, मतलब कि कॉन्करर ऑफ 3 वर्ल्ड्स। इसमें भी सेम वही चीजें, बहुत सारे कल्चर्स मिलते हैं। और केव नंबर 4 जो है वो एक जैन केव है, यहाँ पे तीर्थंकर्स के फिगर्स को बताया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो बादामी केव्स है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के साथ कनेक्शन है? नहीं, वो जैनिज्म के साथ भी कनेक्टेड है। फिर ये किसने बनाया है? तो चालुक्याज ने बनाया हुआ है। दूसरा इस केव्स में देखें तो यहाँ पे हमें मुखमंडप भी देखने को मिलता है, और एक हमारा अगस्त्य तीर्थ भी देखने को मिलता है। इसकी फेमस क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसको आप फोटो देख लेना, ये पानी की वाली जगह है, ठीक है।
ओके, फिर स्ट्रक्चर टेम्पल्स ऑफ बादामी आप इग्नोर कर सकते हैं, जो ऊपर देखा वही का वही है। फिर दूसरे कुछ टेम्पल्स बताए गए हैं यहाँ पे ही, तो भाई लाड खान टेम्पल एट आई होल, ये हमारा एनसीईआरटी का पार्ट है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। ये शिवा टेम्पल है, लाड खान शिवा टेम्पल है, और पंचायतन स्टाइल में बना हुआ है। पंचायतन स्टाइल मतलब क्या होता है, कोई एक टेम्पल मेन है, यहाँ पे मेन जो देवी की पूजा हम करते हैं जो भी है, और उसके आजू बाजू हम छोटे छोटे श्राइन्स बनाते हैं, तो ये पंच आयत हो गया, ठीक है। देखो पांच पंचायतन मतलब कि इसको तोड़ो, तो पहला है पंच, फिर है आयत। आयत मतलब उसके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हाथ जैसे हो गया वैसे, तो वही पंचायत मतलब 5 हैंड्स जैसा। तो देखो ये मेन है, और दूसरा आजू बाजू ये पंचायत है, 5 बताया गया ना, दैट्स इट, इसको पंचायतन बोलते हैं। जो होयसाला के टेम्पल थे ना, वो भी पंचायतन स्टाइल में थे। इसको ना दूसरा हम स्टार लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, स्टार लाइक, या फिर स्टीटाइट या स्टरलाइट, स्टरलाइट ऐसा कुछ होता है, स्टरलाइट, ठीक है, स्टार जैसा होता है और स्टरलाइट जैसा कुछ बोला जाता है, पर आपको उधर आएगा तो पता चल जाएगा तुरंत ही नाम से ही। ओके, लाडखान हो गया हमारा, ठीक है। फिर है दुर्गा टेम्पल, अगेन आयोल के अंदर है। इसमें जो अपनी बुद्धिस्ट केव्स जो होती है, उसमें जो पीछे जैसा मंडप जैसा बनाया जाता है ना, वैसा ही इधर बनाया गया है, प्रदक्षिणा पथ भी है यहाँ पे, और यहाँ पे इलाबोरेटेड कार्विंग है विष्णु शिवा दुर्गा की, ठीक है। फिर है हुच्चीमाली गुडी टेम्पल, अगेन ये आहिहोल के अंदर है, और यहाँ पे फेमस क्या है, तो टावरिंग सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि शिखरा, ये शुरुआती टेम्पल था तो यहाँ पे होना अच्छी बात थी। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी मिक्स ही थे तो ये देखने को मिलेगा। और लास्ट है हमारा महाकूट टेम्पल। देखो कूट जो है ना, कूट का मतलब होता है मेन, जो हम श्राइन रखते हैं ना, वो श्राइन। अभी देखो जैसे भी ये मैंने ये 5 वाला है ना, तो इसको मैं पंचकूट टेम्पल भी बोल सकता हूँ, ठीक है, इग्नोर करो। पर महाकूट टेम्पल मतलब कि बड़ा जिसका वो श्राइन है वैसा टेम्पल। और ये किसका टेम्पल है, तो ये शिवा का टेम्पल है। दैट्स इट, इतना काफी है आपका। मेन क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये टेम्पल कहाँ पे है और किसने बनाए हुए हैं। तो लाड खान, दुर्गा, हुच्चीमाली और महाकूट, ये सारे के सारे हमें आईहोल और आईहोल में मिलते हैं और बादामी में मिलते हैं। किसने बनाया है, तो चालुक्याज ने बनाए हुए हैं। चालुक्याज और बादामी मतलब जो कर्नाटका एरियाज में, कर्नाटका महाराष्ट्र वाले एरियाज में थे, ठीक है चलिए। और हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। एक काम करता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ नीचे ताकि आपको पता चले। और हाँ, एक और टेम्पल जो है वो छूट रहा है हमसे। यहाँ पे ना एक संगमेश्वर टेम्पल भी आता है, संगमेश्वर। ये किसने बनाया हुआ था, तो ये पुलकेशी टू ने बनाया हुआ था, पुलकेशिन टू। ये अपना जो रिवर तुंगभद्रा वाला रीजन है, शायद कावेरी वाली रीजन है, उसके ऊपर बनाया था। फिर इसको ना पूरा का पूरा शिफ्ट किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि भाई बहुत बड़ा टेम्पल है। फिर उसको अपनी ओरिजिनल जगह से 10 किलोमीटर जितना शिफ्ट किया गया था शुरुआती फेज में। अभी ये शायद कावेरी के ऊपर पड़ता है, या फिर पहले कावेरी के ऊपर पड़ता था, फिर उसको शिफ्ट करते हुए तुंगभद्रा में हमने शिफ्ट कर दिया, तुंगभद्रा। या फिर उल्टा सुल्टा है, पहले तुंगभद्रा में फिर कावेरी में, उल्टा सुल्टा है। इन शॉर्ट शिफ्ट किया था, किसने बनाया था, पुलकेशिन टू चालुक्य, ठीक है। संगमेश्वर टेम्पल, ये संगमेश्वर टेम्पल किसके लिए होगा। फिर ना एक दूसरा टेम्पल भी आता है, संगमेश्वर, सेम टू सेम चालुक्याज ने ही बनाया हुआ था, अगेन संगमेश्वर, पर ये बनाया था विजयादित्य ने। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि विजयादित्य इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको विजयेश्वर भी टेम्पल बोलते हैं। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनने में अगर आपको याद रह जाता है तो ठीक, और नहीं रहता है तो भी ठीक। और हाँ, जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये भाई कौन से गॉड के लिए होगा, तो जैसे नाम है ना, तो शायद ये शिवा के लिए ही होगा, फिर पता नहीं, पॉसिबली शिवा के लिए ही होगा, ठीक है। इसको मैं ना ऐड कर दूंगा पीछे, बाद में कर देते हैं, पहले हम अपना पढ़ाई कर लेते हैं, डिस्कार्ड। ओके, ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आगे देखते हैं। अभी बायोफ्यूल भी हो गया है। अभी देखो ये छोटी सी न्यूज देख लीजिए, सेंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सबसे पहले कहाँ पे पड़ती है, तो वेस्टर्न घाट केरला के अंदर पड़ती है। इट इज पार्ट ऑफ अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे ना एक स्पीशी मिलती है, ग्लूटा त्रावणकोरिया, जिसको लोकली चेन कुरुंजी भी बोला जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डायरेक्टली पूछ जाए चेन कुरुंजी क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्लांट स्पीशीज है, जो कि सिर्फ इसी एरिया में मिलती है। ओके, साथ ही साथ ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो कलक्कड़ मुंदनथरा टाइगर रिजर्व और नेल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ करता है। कौन से रिवर यहाँ पे निकलती है, तो सेंदरनी, काजू तुरीती
और कुला थू पूजा, कुलतुफूसा ऐसा कुछ होगा। ओके, फॉरेस्ट टाइप मिस्टेरिका स्वम्प फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, स्वम्प फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हमारा काम क्या हो जाता है, हम बायोस्फीयर रिजर्व बहुत कम देखे हैं, इसीलिए आज बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं। पर सिर्फ यही देखेंगे। देखो टोटल हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, शायद ये 18 ही है, अगर मुझे ठीक से याद है तो 18 ही है। ठीक है, अब इस 18 में जो साउदर्न बाजू है वो 5 रह जाते हैं। ठीक है, साउथ मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ। एक हमारा शेषाचलम आता है, वो तो आपको पता ही है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, शेषाचलम बहुत फेमस है। फिर हमारा आता है नीलगिरी, नीलगिरी 3 स्टेट्स में पड़ता है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। फिर आता है हमारा अगस्थमलाई, अगस्थमलाई केरला और तमिलनाडु दोनों में पड़ता है। और फिर लास्ट नीचे आता है एक निकोबार और एक गल्फ ऑफ मन्नार। एक्चुअली ना मन्नार बोला जाता है, बट एक मुझे साउथ साउथ के मेरे दोस्त हैं, वो बोल रहे थे इट इज नॉट मन्नार, इट इज मुन्नार। अभी डोंट नो क्या होता है, बट ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओके, अगस्त मलाई। अभी देखो कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज आ सकते हैं। जैसे कि इसके ही अंदर कौन से आते हैं, तो भाई इस अगस्त मलाई के अंदर एक कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व पड़ता है हमारा, फिर एक पेपार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है, और शेंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ता है। ओके, याद कैसे रखेंगे, तो कलक्कड़, पेपार, नैयार, सेंदरनी, कैसे भी याद रखिए। पेपार नैयार तो आपको याद रह जाएगा, सेंदरनी हमने अभी अभी देखा है। ये कलक्कड़ मुंदरथुराई टाइगर रिजर्व है, वो हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। ये मेजरली किस में हम गिनते हैं, तो ये हम तमिलनाडु में गिनते हैं। ठीक है, क्योंकि केरला के 2 टाइगर रिजर्व है, और उन दोनों का नाम क्या है, एक का है पेरियार, अगर हम यहाँ पे उसका देख ले केरला का, एक है पेरियार और एक है परम्बिकुलम, अगर मुझे ठीक से याद है तो यही है, परम्बिकुलम। ओके, इसको इग्नोर करो अभी के लिए, यही याद रखिए, कलक्कड़, मुंदनथुराई, पेप्पार, नैयार और संदरनी। ओके, देखो यहाँ पे ऐसे पड़ता है, ये कोर एरियाज है, कोर एरियाज में सबसे पहले ये वाला हमारा कलक्कड़ मुंदनथुराई। ठीक है, फिर ये हमारा नैयार, फिर पेप्पार और संदरनी। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके बाजू में हमें क्या पड़ता है, ट्रांजिशन जोन पड़ता है, सॉरी बफर जोन पड़ता है, फिर ट्रांजिशन जोन पड़ता है। ओके, क्या इतना ही काम का है इधर के एरिया में, नहीं। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो दूसरा भी पढ़ के जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन हिल्स कौन कौन सी, या फिर हिल्स कौन कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले नीलगिरी आता है, जो कि अगेन कर्नाटका, मध्य प्रदेश, सॉरी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में पड़ता है। और यहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है डेफिनेटली। नीलगिरी के नीचे हम जाते हैं, केरला की बाजू के देख रहे हैं, तो अन्नामलाई, अगस्थमलाई और कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स सबसे साउदर्न हिल्स है हमारे, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। और हम राइट हैंड बाजू जाएंगे तो हमें वरुशनाद आएगा और फिर पलनी आएगा। ये 3 याद रखना है वैसे आपको, वरुशनाद, पलनी और श्रीमाली। ठीक है, तो देखो पहले 4 याद रख लीजिए, नीलगिरी तो ऐसे ही याद रख लीजिए, पहले यहाँ पे 3 रखिए, अन्नामलाई, अगस्थमलाई और कार्डमम। और यहाँ पे आ जाए तो वरुशनाद, पलनी और विरुशमाली। विरुशमालू क्या है, सिरुमाली। ओके, फिर ऊपर के याद रखते हैं, ये 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, और ये 4 का ग्रुप है। ठीक है, 4 का ग्रुप कैसे याद रखेंगे, तो पंचमलाई, जवाड़ी, शेवरॉय और नागरी। अभी देखो मैंने उल्टा याद किया हुआ है, उल्टा से मत करो। पंचमलाई, शेवरॉय, जवाड़ी हिल्स और नागरी हिल्स। पंचमलाई, शेवरॉय और नागरी। अब देखो ये ना, आप लगातार बार बार करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। मुझे तो ऐसे मुंह जबानी हो गया है, क्योंकि मैं लगातार इन सब हिल्स को करता रहता हूँ। तो आप भी करते रहिए, जब भी न्यूज में आ रहा है तो उसको खोलिए और वही वही पेज देखिए जो आप हर बार देखते हैं। ये मैं जो हिल्स है ना, उसका फोटो भी शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। और हाँ, ये जितने भी हिल्स है ना, ये सारे के सारे हमारे केरला और तमिलनाडु के ही पार्ट है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग नीलगिरी, क्योंकि नीलगिरी कर्नाटका में भी पड़ता है। ये सारे के सारे उत्तरी के पार्ट है। फिर उसके ऊपर जो भी आएंगे ना, वो अपने ये आंध्र प्रदेश के आएंगे, और वो थोड़े इजी है, शेषाचलम है, नल्ला मल्ला है, वो सब इजी है। और हाँ भाई, अगर ये हम बात करते हैं, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट होता है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट होता है। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो कि यहाँ पे ही पड़ती है, तो भाई अन्नामलाई हो जाएगी, सॉरी अनाई मुड़ी हो जाएगी। ठीक है, अनाई मुड़ी, ये हाईएस्ट है, अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर जितनी ऊंचाई है, 3000 है। ठीक है, काफी है। ओके चलिए, और कुछ दूसरा तो बताना नहीं था मुझे, राइट? यस, और कुछ नहीं था। चलिए वरी ऊपर की न्यूज में आ जाते हैं।
यहाँ पे देख ले, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ चाइना ने बोला है कि हमारे यहाँ पे हो सकता है पॉसिबली थोरियम के रिजर्व मिल जाए। ठीक है, अभी के लिए एस्टिमेट लगा रहे हैं, तो हो सकता है हाँ मिल जाए। ओके, कहाँ पे मिलेंगे? तो चाइना का जो मंगोलिया वाली साइड है उसका एरिया है, वहां पे मिल सकते हैं। बट याद क्या रखने की जरूरत है, इंडिया इज लार्जेस्ट रिजर्व सॉरी इंडिया हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड। ये जो थोरियम है वो हमें कहाँ पे मिलता है, मतलब कैसे मिलता है? तो मोनाजाइट जो होता है, उस मोनाजाइट के अंदर थोरियम मिला हुआ होता है। ठीक है, और इंडिया के पास ये लार्जेस्ट है थोरियम। ओके, जो थोरियम होता है वो सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है, और ये ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, कंडक्टर होता है। ये सिल्वर वाइट हैवी मेटल होता है, सिल्वर वाइट दिखता है और हैवी होता है। ओके, थोरियम क्या नेचुरली अगर मिल जाता है? यस, नेचुरली मिल जाता है हमें। और ये जितना भी मिलता है ना, वो जो थोरियम है वो थोरियम 233 होता है, सॉरी 232 होता है। अभी देखो ये 232 थोरियम जो है ना, वो फिजाइल नहीं है, मतलब क्या डायरेक्ट आप उसको जला नहीं सकते हो। तो क्या करना पड़ता है आपको? उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सबसे पहले यूरेनियम 233 के अंदर। अभी ये हम कन्वर्ट जो करेंगे वो कैसे करेंगे? तो इरेडिएशन के थ्रू करेंगे। इरेडिएशन मतलब क्या होता है? तो इन शॉर्ट किसी भी चीज का आप रेडिएशन, किसी भी चीज को आप रेडिएट करो, मतलब रेडिएशन के सामने एक्सपोज करो, तो उसको इरेडिएशन बोलते हैं। नाम थोड़ा सा उल्टा लगता है बट ये वही है। अभी जो रेडिएशन होगा वो किसका रेडिएशन होगा? तो गामा रेज का रेडिएशन हो सकता है यूजुअली। ठीक है, गामा रेज का रेडिएशन होगा तो ये थोरियम जो है वो यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर प्लूटोनियम 239 में हो जाएंगे। और ये दोनों के दोनों फिजाइल होते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या आ सकता है, क्या थोरियम डायरेक्टली फिजाइल होता है कि नहीं? तो नहीं, नहीं होता है। वो देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। शायद 2021 में आया था ये, या 2020 में आया हुआ था, दोनों में से एक में आया था, पर ये डायरेक्ट ला चुका है। ओके, रिएक्टर्स जो कि एबल थोरियम का यूज कर सकते हैं, तो भाई प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर होते हैं, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर है और फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर है, ये सारे कर सकते हैं। ठीक है, रिजर्व की बात कर ले इंडिया के अंदर, तो इंडिया में सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, मोनाजाइट देखने को मिलता है। मोनाजाइट में से 10% जितना हमारा थोरियम निकल जाता है। ठीक है, चलिए अभी बाजू में देख लीजिए ये वाला। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग अटेंड की है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्यों भाई प्राइम मिनिस्टर जी ने की बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि नीचे देखिए, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसके चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए। इसके वाइस चेयरपर्सन जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयरमैन है। फिर इसके मेंबर सेक्रेटरीज होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, अभी देखो मीटिंग में क्या क्या बात की है। ऑलमोस्ट बहुत सारी स्पीशीज की बात कर ली है। पहले तो पीएम मोदी जी ने भाई स्ट्रेस किया कि हमें रिमोट सेंसिंग और एआई के ऊपर काम करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो हमारी है उसके साथ कोलाबरेट करना चाहिए, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और बाइसेक 9 उन सबके साथ मिलकर काम करो। ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखो डिसीजन क्या क्या लिया है। तो पहला हमने डॉल्फिन एस्टिमेशन किया है, उसकी रिपोर्ट रिलीज की, जिससे पता चला कि भाई सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, फॉलोड बाय बिहार, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड असम। ओके, क्यों है? क्योंकि जो डॉल्फिन है ना उसका घर ही क्या है? तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ना वो उनका घर है, इसलिए सबसे ज्यादा गंगा बेसिन मतलब कि उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। एस्टिमेट फिर हमने एस्टैब्लिश किया नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, ये हमने कल ही देख लिया है। ठीक है, कल नहीं, शायद कल परसों देखा था। ये इन शॉर्ट क्या करेगा, जो भी वाइल्ड लाइफ के अंदर डिजीजेस होते हैं ना उसको मेजर करेगा, उनकी हेल्थ को देखता रहेगा, और स्पेशली उनको जो कि ह्यूमन को ट्रांसमिट हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने भाई बोला है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बनाएंगे कहाँ पे? तो भाई साकोम, साकोन मतलब सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। अब ये ऑर्निथोलॉजी क्या होती है ये मुझे कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो। वैसे जान लेना चाहिए, ये सब चीजें जो आती है वो जरूरी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर भाई हमने इनिशिएट किया है 16th एशियाटिक लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन, मतलब कि एशियाटिक लायन का सेंसस करेंगे। लास्ट हमने 2020 में किया था, अब फिर से करेंगे। इससे पता क्या चलता है, जो एशियाटिक लायन, जो भी हमारे लायन है, ठीक है, जो लायन का सर्वे है ना वो हर कितने, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड सिर्फ। यस, लायन सर्वे आपको मैं अगर बोलता हूँ, लायन सेंसस सर्वे नहीं, तो वो हर 5 साल में होता है। फिर अगर मैं आपको एलिफेंट सेंसस बताऊं, एलिफेंट, तो वो भी 5 साल में होता है। और ये दोनों के दोनों कौन कंडक्ट करवाते हैं? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर एक होता है हमारा टाइगर सेंसस।
ठीक है। अभी टाइगर सेंसस के बारे में थोड़ा सा उल्टा है, इसलिए अलग से है। टाइगर सेंसस 4 साल में कंडक्ट होता है, ठीक है, 4 years। और ये कौन कंडक्ट करवाता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये याद रखना है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली पूछा जाए और हमें पता ना हो, क्वेश्चन इजी रहेगा बट फिर भी हमें हार्ड लगेगा। ओके, फिर भाई लायन के लिए हम अलग से दूसरा घर बनाने की बात कर रहे हैं। कल हमने देखा भी था, ऑलमोस्ट बना भी दिया है। बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कल ही शायद हमने देखा था। ये जो अपना गीर है उसके बाजू में ही पड़ता है, गीर नेशनल पार्क जो है लायंस के लिए उसके बाजू में पड़ता है। फिर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हम कंजर्वेशन एक्शन प्लान लाए हैं। और भी प्रोजेक्ट घड़ियाल के लिए हम न्यू प्रोजेक्ट घड़ियाल भी लेके आए हैं। ठीक है, चलिए, ग्रेट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बड़ी न्यूज अभी कोई रह गई हो तो सबसे पहले उसको देखते हैं। बैंकिंग कन्वर्शन, ओके। हाँ, ये देख लीजिए, 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। ओके, 3R स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, आपने सुना ही होगा। ये फोरम हुई थी, कहाँ पे हुई थी? तो जयपुर के अंदर हुई थी। देखो दो चीज चल रही है, ये आर की बात है और ये सर्कुलर इकोनॉमी की बात है। ओके, सबसे पहले सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? तो देखो सर्कुलर, तो जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यूज करते 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 उसका जो वेस्ट है उसको भी फिर से यूज कर लेंगे, मतलब सर्कुलर, ऐसा सर्कल में चलेगी। दैट्स इट। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे देख लो। तो हमने भाई क्लीनर और वो रिसोर्सेज यूज करते हुए कुछ काम किया, ठीक है। फिर उसके सर्विस को और एक्सपांड कर दिया। फिर जो भी वेस्ट कलेक्शन किया, जो भी एंड टू एंड लाइफ में हमारा कलेक्शन हो सकता था ताकि वेस्ट कम हो, फिर जो भी हमारा वेस्ट निकला है उसको हमने रिसाइकल किया। और फिर उससे भी कोई अगर चीज बन सकती है तो उसको बना लिया। जैसे कि समझ लीजिए प्लास्टिक का यूज करते हुए उसको एकदम ही प्रेस करके मैंने कोई बेंच बना दी या फिर कोई पैड बना दिया, ऐसा कुछ भी। फिर वही उसका यूज किया, वही सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा? हम जनरेट कर पाएंगे इनकम, रिड्यूस कर पाएंगे अपना रिसोर्स का डिपेंडेंसी को, वेस्ट कम करेंगे और वेस्ट का रीयूज भी करेंगे ताकि अपना जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट है वो कम हो जाएगा। ये सबसे पहले जो है वो कहाँ पे लिया गया था? तो ये हनोई 3R डिक्लेरेशन बोला जाता है। हनोई चाइना में है शायद, हनोई, यस हनोई चाइना नहीं, हनोई वियतनाम में है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, ठीक है। तो हनोई 3R डिक्लेरेशन हमने लिया था, उसमें 33 हमारे वॉलंटरी गोल्स थे। अभी इस फोरम के हाइलाइट्स क्या क्या है? तो भाई जयपुर 3R हमने लिया है और सर्कुलर इकोनॉमी डिक्लेरेशन बोला है, सेम टू सेम बात है। उधर हनोई था, यहाँ पे जयपुर है। फिर सिटीज कॉलिजन फॉर सर्कुलरिटी बनाया है कि एक दूसरी सिटीज एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेगी और कोई नॉलेज होगा तो शेयर करेगी, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करेगी, एक्सेट्रा। और फिर हमने साइन किया है MOU फॉर सिटीज। सिटीज स्टैंड फॉर सिटी इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0। अगेन नाम से ही आपको पता चल रहा है, इनोवेशन करेंगे सस्टेनेबली। ठीक है, चलिए खत्म कीजिए, यहाँ पे और कुछ नहीं है। अभी शॉर्ट न्यूज में हम जाते हैं। नहीं, एक हमारा बाकी है, महारत्ना मिनी रत्ना। देखो कोई भी कंपनी होती है उसको ये स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो छोटी कंपनी है उसको स्टेटस मिल सकता है मनी रत्ना। मनी रत्ना की कंडीशंस क्या क्या होती है? कि जो आपकी कंपनी है वो 3 साल से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट ले रही है और उसकी नेटवर्थ जो है वो पॉजिटिव है, अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन क्या है? कि आपने गवर्नमेंट से कोई भी उधार बुधार ना ले रखा हो, कोई सपोर्ट ना ले रखा हो और आप अपने जो भी लोन ले रखिए उसमें डिफॉल्ट ना हुए हो, मतलब टाइमली लोन पेमेंट किया हुआ है। ओके, ये फर्स्ट कैटेगरी, इजी कैटेगरी, इसको हम मिनी रत्न 2 बोलते हैं। अगर मिनी रत्न 2 आपको मिल चुका है और आप अच्छा काम करते हो, जैसे कि अगेन 3 साल में आपका कंटिन्यूस प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कितना है? प्री टैक्स, मतलब टैक्स भरने से पहले 30 करोड़ जितना है, तो और आपकी पॉजिटिव नेटवर्थ है तो आपको कैटेगरी 1 मिनी रत्न स्टेटस मिल सकता है। फिर मिनी रत्न, छोटा रत्न से हम बड़े रत्न में जाते हैं, नव रत्न, ठीक है, 9 रत्न वैसी स्टेटस मिलती है। सबसे पहले तो आपके पास मिनी रत्न 1 स्टेटस होना चाहिए तो ही मिलेगा, और आपको एक्सीलेंट या फिर वेरी गुड कैटेगरी में रखा गया हो पिछले 3 सालों से, पिछले 5 में से 3 सालों में, तो आपको मिल सकता है। और इसकी कैटेगरीज क्या है? तो यहाँ पे हमने 100 टोटल स्कोर दिया है और उस 100 आउट ऑफ कोई 60 स्कोर करता है ना तो उसको हम नवरत्न में डाल सकते हैं। जैसे कि नेट प्रॉफिट की एक बात आती है, नेट वर्थ की बात आती है, फिर पेबिट आता है। पेबिट में क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब कि आपका जो भी प्रॉफिट बन रहा है वो प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स को न निकालो, उससे पहले ही काउंट कर लो, तो आपका पेबिट होता है। फिर उसका उसी के जैसा एक होता है एबिटा, ठीक है, एबिट या फिर एबिटा, एबिट, एबिड, अरे यार, एबिटा, इसमें भी वही होता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, टैक्स, इंटरेस्ट, एक्सेट्रा।
ओके, फिर आपका टर्नओवर देखा जाता है, मैन पावर देखा जाता है, उसकी सर्विसेज और अर्निंग पर शेयर। ओके, अगर ये नवरत्न स्टेटस किसी को मिला हुआ है, फिर आगे जाके अगर उसको मिलता है महारत्न स्टेटस, उसकी कैटेगरी क्या है? तो सबसे पहले आपके पास नवरत्न तो होना ही होना चाहिए। फिर आपने लास्ट 3 इयर्स में 25,000 करोड़ का टर्नओवर किया हो, 15,000 करोड़ का नेट वर्थ हो, और बिफोर टैक्स, आप सॉरी बिफोर नहीं, आफ्टर टैक्स आपका 5,000 करोड़ जितना प्रॉफिट हो रहा हो तो मिलेगा। ओके, साथ ही साथ ग्लोबल आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, मतलब आपकी जो भी कंपनी है वो इंटरनेशनल होनी चाहिए और लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ग्रेट, तो मिल जाएगा। क्या ये ज़रूरी है? ये इसे ज़रूरी है। और क्या याद रखना है? तो रिसेंटली IRCTC और IRFC को महारत्न स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। ये महारत्न नहीं मिला है ना? यस, नहीं नहीं, नवरत्न मिला हुआ है, सॉरी, क्योंकि IRFC और IRCTC इंटरनेशनल नहीं है तो वो महारत्न तो मिल ही नहीं सकता है। ओके, चलिए, इतना काफ़ी है, ये याद रखना, ठीक है। इससे भी PYQ पूछा जा चुका है, शायद 2020 में पूछा गया था या 21 में, या मुझे याद नहीं है कौन से ईयर में था, पर कुछ तो था। चलिए, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर है ब्रेसिस पैराडॉक्स। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख लीजिए नरवाल, ये ज़्यादा काम का है। इन शॉर्ट ना, ये एक स्पीशीज़ है, वेल की स्पीशी। ये वेल जो है उसके दांत तो होते ही होते हैं, साथ में इसका एक हॉर्न भी होता है, हॉर्न जैसा दिखता है, वैसे कायदे से हॉर्न नहीं है, ठीक है। ये जानी क्यों जाती है? तो अपनी एक लॉन्ग टस्क के लिए जानी जाती है, जो कि एक्चुअली टूथ है, मतलब मैंने बोला ना कि एक्चुअली टूथ है, बस हमें लगता है कैसा है। इसमें याद क्या रखना है भाई, मेल्स के पास तो होते हैं बट फीमेल्स के पास नहीं होते, बट हाँ वेरिएशन कर सकते हैं। इसको मैं हाईलाइट ही करता रहता हूँ क्योंकि किया हुआ नहीं है हमारा। ओके, मेल्स हैव टस्क व्हाइल फीमेल डू नॉट हैव, बट ये भी वेरिएशन होता है कि भाई कोई कोई फीमेल्स होती है उसको स्मॉल टस्क हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो, साथ ही साथ सम मेल्स हैं उसको एक होता है, जबकि सम मेल्स को दो भी हो सकती है, मतलब वेरिएट करती है, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। इसका आयुषेन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, फीमेल्स मेल्स, उसकी एज 185 अप्रोक्सीमेटली होती है। गेस्टेशन पीरियड इसका 13 से 16 महीने तक का हो सकता है। ओके, फिर है हमारा क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। इन शॉर्ट डोनाल्ड ट्रंप भैया है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए अभी हम क्रिप्टो को भी स्टॉक पाइल में रखेंगे, उसको बस स्टॉक करके रखेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। उसमें क्रिप्टोज में अलग अलग आ सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डोनो, बहुत कुछ है। ये क्यों बोला है? क्योंकि ट्रंप जी ने अपने और अपने वाइफ के नाम पे भी क्रिप्टो लॉन्च किए हुए हैं अभी अभी, इसलिए ही न्यूज, इसलिए वो बोल रहे हैं ऐसा। फिर है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दैट्स इट, आपको इसके बारे में पता ही है। मेन इसका मोटिव क्या है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है और इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। हमारा टारगेट क्या रहेगा? तो 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हमें ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है बाय 2030। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। हमने बहुत सारी जगह पे इसके बसेस, ट्रक्स ग्रीन हाइड्रोजन से चलते हुए बना दिए हैं। ओके, ये सेंडरनी वाला तो हमने देख लिया है, अगस्त मलाई है, कलक्कड़ मंदथराई, नेल्लाई, ओके ओके, ये सब देख लिया है। ओके, इसको इग्नोर करो। फिर सोमनाथ भी हमने देख लिया है, राइट। सोमनाथ चालुक्य डायनेस्टी से बना हुआ है और कहाँ पे पड़ता है? वेरावल सौराष्ट्र के अंदर पड़ता है। त्रिवेणी संगम, हिरण, कपिला, सरस्वती। किसने बनाया था? तो बीमा ने बनाया हुआ था। फिर है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। इन शॉर्ट बस हमें यही याद रखना है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्यूल सेल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल कुछ रिएक्शन करते हैं और इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हम एनर्जी जनरेट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। और इस एनर्जी के साथ साथ क्या निकलेगा? वाटर भी निकलेगा। तो ठीक है, एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जनरेट होगा, दैट्स इट, इतना काफी है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए भोपाल गैस ट्रेजेडी, वेस्ट डिस्पोजल। तो देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुए तो बहुत साल हो गए, बट अभी भी उसका बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, अभी भी है थोड़ा बहुत। उसकी हमने ट्रायल की थी इंसिनरेशन करते हुए। ओके, दैट्स इट। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, वहां पे लीकेज हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का, वो आपको याद रखना है। ये एक गैस है और काफी टॉक्सिक गैस है, अगर आपके लंग्स में जाता है तो आपको तुरंत मार सकता है, मतलब ह्यूमंस को तुरंत मार सकता है और एनिमल्स को भी इफेक्ट करता है। ये यूज कहाँ पे होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड? तो प्रोडक्शन करने के लिए कार्बामेट पेस्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड बनाने के लिए यूज होता है। बाकी कुछ इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है। फिर है लाला हरदयाल, आपको ने हिस्ट्री में डेफिनेटली इनको पढ़ा ही होगा। ये एक रिवॉल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर थे। इनके ऊपर बहुत सारे जगहों का इन्फ्लुएंस था, जैसे कार्ल मार्क्स, मैकाइल, आर्य समाज, मजीनी, बहुत कुछ ये पढ़ते थे। डायरेक्ट आते हैं तो भाई जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी का फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा हुआ था।
और ये उनके जनरल सेक्रेटरी की तरह सर्व भी किए हुए थे, ठीक है। जो विदेश में अगर कोई इंडियन डायस्पोरा आता है तो उनकी ये मदद करते थे, उनको इनकरेज करते थे एटसेट्रा। फिर वहाँ पे ना वो इन्वॉल्व थे इंडस्ट्रियल यूनियनिज्म के साथ यूएसए के अंदर, और जो उनकी ब्रांच थी सैन फ्रांसिस्को की, उनके ये सेक्रेटरी भी रहे हुए थे। इनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं जो कि शायद पूछे जा सकते हैं, तो वही सोशल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू रेस, 44 months in Germany and Turkey, and Bodhisattva Doctrine, और at last 12 Religion and Modern Life। फिर लाला हरदयाल और उन लोगों ने मिलकर प्लान भी किया था। जो ये जिमनर प्लान था, आपको शायद पता हो, उसके साथ इनका लिंकेजेस थे, पर ये कर नहीं पाए थे। फिर इन्होंने ही भेजा हुआ था। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के साथ मिलकर भी वे सोच रहे थे कि हम एक नेशन वाइड म्यूटिनी कर देंगे, जैसा कि 1857 में हुआ था, बट दोनों की दोनों फेल हो गई थी। फिर जो बर्लिन कमेटी बनाई थी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, उनमें भी इनका रोल था। मतलब बहुत सारा, विदेश में बहुत सारा काम इन्होंने किया हुआ है। आप ना एक काम कीजिए, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन फॉरेन, ये आपको एक बार आज पढ़ लेना है। इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, ये जो आपका छूट गया था ब्रेसिस पैराडॉक्स, इन शॉर्ट क्या है, ट्रैफिक के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, समझ लीजिए कि कोई एक दो जगह है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ए जगह है और बी जगह है। इसके जाने के लिए दो रोड बनाए गए हैं ऑलरेडी, पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो रहा है और थोड़ी देरी लग रही है। तो गवर्नमेंट सोचती है कि एक काम करते हैं, हम तीसरा रोड बना देते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। तो हम तीसरा रोड बनाते हैं, नया रोड बनाते हैं। बट अभी हो क्या रहा है, सारे के सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो तीसरा रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, या फिर ये शॉर्टर रूट है, ऐसा कुछ भी है। इन शॉर्ट नया रूट बनाया हुआ है, यहाँ पे कम होगा, तो सारे के सारे लोग वहीं को उसी को चूज करते हैं, ये तीसरे वाले रोड को चूज करते हैं। इससे ट्रैफिक कम होने की बजाय ये जो थर्ड रोड है, वहां पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं ब्रेसिस पैराडॉक्स। ये जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम चाहते हैं तो हैं बढ़ाना, बट वो बढ़ाने की वजह से मुश्किलें और बढ़ जाती है। दैट्स इट। और यही हमें चीज देखने को मिल रही है बेंगलुरु के टनल रोड में, जो या फिर डबल डेकर रोड में, जो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।